जानेंगे एलएनएमआईटी के बारे में, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, काउंसलिंग करनी कैसे है। सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। गाइज, वैसे तो एक प्राइवेट डिम्ड यूनिवर्सिटी है, बट फिर भी अपने कोडिंग कल्चर, अपने एक शानदार कोडिंग कल्चर की वजह से हर साल बच्चों के डिमांड में बना रहता है। अब जितने लो रैंक तक ये कॉलेज मिल जाता है, उस रैंक के बिहाफ पर जो इसका परसेंटेज प्लेसमेंट है, एवरेज सैलरी है, मीडियन सैलरी है, या फिर हर साल का जो हाईएस्ट सैलरी है, वो काफी अच्छा है। और अगर हम इस साल की बात करें तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इस साल और भी ज्यादा लो रैंक तक इस कॉलेज में एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहां पर दो न्यू ब्रांचेज इंट्रोड्यूस हुए हैं और कुछ सीटें बढ़ी हैं। तो चलो बच्चा पार्टी, फिर शुरू करते हैं अपनी शानदार वीडियो को। जानेंगे एलएनएमआईटी के बारे में, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, काउंसलिंग करनी कैसे है और चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। सब कुछ मैंने एक ही वीडियो में कंक्लूड कर दिया है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो, बट एलएनएमआईटी का फॉर्म डालने से पहले आप इसे जरूर देख लेना, ताकि एटलीस्ट आपको पता चल सके कि आरओआई के टर्म्स में क्या ये कॉलेज लेना फिजिबल है या नहीं है, या फिर इनफैक्ट इस कॉलेज में किस रैंक तक एडमिशन हो जाता है और चॉइस फिलिंग बाद में चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा तो अभी चॉइस फिलिंग क्या एग्जैक्टली भरनी चाहिए, इन सब के बारे में आपको एक ही वीडियो में, इसी वीडियो से पता चल जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो चलो बच्चा पार्टी, शुरू करते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसको 2002 में बनाया गया था। 100 एकड़ का बहुत ही शानदार कैंपस है, जयपुर में है, लेकिन थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है। तुम ऐसा बोल सकते हो कि जयपुर से थोड़ा सा बाहर है। और इसका जो कैंपस है वो काफी लग्जरियस कैंपस है, मतलब काफी बढ़िया इन लोगों ने कैंपस बना रखा है। और हॉस्टल जो है कैंपस के अंदर ही है। कनेक्टिविटी की बात करें तो एलएनएमआईटी जो है रेलवे स्टेशन से 17.5 किलोमीटर दूर है और एयरपोर्ट से, जयपुर एयरपोर्ट से 23 किलोमीटर दूर है और बस स्टैंड से जो है 16.4 किलोमीटर दूर है। तो वैसे कनेक्टिविटी तो जयपुर की बहुत ही अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा कनेक्टिविटी के मामले में ये मेन शहर से बाहर है। तो अगर बात करें इस कॉलेज के रैंकिंग की, तो देखो यार, एनआईआरएफ की तो कुछ खास रैंकिंग इसको मिली नहीं है, मुझे जहां तक लग रहा है 200 प्लस रैंकिंग में है। और नैक ने इसको एक ग्रेड की रैंकिंग दी हुई है। और तुम्हें भी पता है कि देखो, नैक जो है जनरली यूनिवर्सिटी को रैंक करती है। तो इंजीनियरिंग में नैक से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनबीए ग्रेडिएशन चेक करना, और एनबीए ग्रेडिएशन वगैरह इनको कुछ एनबीए से कौन कौन सी इनकी ब्रांचेज है, ग्रेडिएटेड है, इसका इंफॉर्मेशन तो इनकी वेबसाइट पे मेरे को मिला नहीं, और ना ही एनबीए की वेबसाइट पर मिला। बाकी और लोगों ने बहुत सारे इनको रैंकिंग्स वगैरह दे रखी हैं, लेकिन हम तो ऑफिशियली गवर्नमेंट रैंकिंग्स की ही जनरली बात करते हैं। अब हम आते हैं मेन पार्ट पे, जो कि एडमिशन है और जिसको देखने के लिए मोस्ट ऑफ द लोग आए हैं। तो बात कर लेते हैं कि अभी एडमिशन फॉर्म के बारे में बात कर लें, तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी 16 मार्च से ही चल रहा था और 15 मई लास्ट डेट है। तो कुल मिला जुला के आपके पास 15 दिन बचा हुआ है। फॉर्म 2000 रुपए का है, और अगर आप फीमेल हो तो आपके 1000 ही रुपए लगेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात किया जाए तो आपके एटलीस्ट क्या होने चाहिए, इसमें 12th में 10+2 में जो एग्रीडिएट होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। एन अप्लीकेंट मस्ट हैव अ सिक्योर एन एग्रीडिएट ऑफ मिनिमम 60% मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन क्लास 12। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके ओवरऑल 10+2 में भी 60 होने चाहिए, और पीसीएम में भी जो है आपका 60 होना चाहिए। एंड थर्ड इज applicant must have a passed with a aggregate of 60% marks or equivalent grade in class 10th examination। तो एटलीस्ट 10th में, 12th में और पीसीएम में जो आपका एग्रीडिएट होना चाहिए 60% होना चाहिए। तो 60% का इन्होंने बेंच मार्क डाल दिया है। और साथ ही साथ एक बात और भी है कि यहाँ पर कोई कैटेगरी वगैरह का रिजर्वेशन नहीं है, जो बाकी कॉलेजों में होता है, खासकर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। ऐसा यहाँ पर कोई फंडा ही नहीं है। तो जो भी बच्चा जाता है
जनरली यहाँ पर बच्चे सेम बंच के होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बच्चा सेम ब्रांच में 95 परसेंटाइल पर जा रहा है और दूसरा बच्चा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी लगा के या एससी एसटी कैटेगरी लगा के 60-70 परसेंटाइल पे ही चला जा रहा है। ये वाली चीज नहीं है, लगभग सेम बंच ग्रुप के ही बच्चे जो होते हैं एलएनएमआईटी में पहुंचते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है डेफिनेटली। और बोर्ड टॉपर्स के लिए भी सीट है, राजस्थान टॉपर्स हो या आप किसी और स्टेट के टॉपर्स हो, आपके लिए भी यहाँ पे कुछ सीटें रिजर्व करके रखी गई हैं। बाकी एडमिशन कैसे होने वाला है, तो एडमिशन स्ट्रिक्टली जेई मेन के परसेंटाइल के बेसिस पर होने वाला है। अगर जेई मेन का परसेंटाइल टाई कर गया तो फिर क्या होगा, तो उस केस में मैथमेटिक्स देखा जाएगा, वो भी अगर टाई कर गया तो फिजिक्स देखा जाएगा। इसके कुछ इन्होंने शटअप रूल्स बना रखे हैं, लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि आपको अभी फॉर्म भरना है और आपका जो एडमिशन होगा वो जेई मेन के मेरिट बेसिस पर होगा। मेरिट ये लोग खुद ही डिसाइड करेंगे। कौन कौन से ब्रांचेस में एडमिशन होने वाला है एलएनएमआईटी जयपुर में, तो यहां पर क्या है कि एआईएनडीएस ये नया ब्रांच खुला हुआ है, इसमें एडमिशन होने वाला है। एआई करके एक ब्रांच नया आया है, इसमें एडमिशन होने वाला है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पुराना ब्रांच है। कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये भी पुराना ब्रांच है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये भी पुराना ब्रांच है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 4 ब्रांच पहले हैं जो ओल्डर ब्रांचेज है। उसके अलावा 2 ब्रांच और है जहां पर एडमिशन होने वाला है। और जो इनका 5 साल का इंटीग्रेटेड एमटेक वाला है वहां तो एडमिशन होने ही वाला है। तो टोटल इन ब्रांचेज में इस साल एडमिशन होने वाला है। अगर हम सीट की बात करें तो ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एआई एंड डेटा साइंस में 120 सीट है, सिर्फ एआई में 60 सीट है। अब क्या है कि जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं या जो पुराने 4 ब्रांचेस थे उनकी बात करूं, तो आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। हर ब्रांच में जो पुराने 4 ब्रांच हैं, चाहे कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सीसी हो या मैकेनिकल हो, सब में 3 ब्रांचेस देखने को मिलेंगी या सब ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। जैसे कंप्यूटर साइंस अपन उठाते हैं, तो एक तो है कि कंप्यूटर साइंस में टोटल 240 सीटें हैं, लेकिन 240 में से मैक्सिमम 40 सीटें जो हैं एआई एंड डेटा साइंस में भी जा सकती हैं। माइनर इन एआई एंड डेटा साइंस, ध्यान रखिएगा। बीटेक ऑनर्स इन सीएससी विथ स्पेशलाइजेशन इन एआई एंड डेटा साइंस मैक्सिमम 40 जा सकती हैं। बाकी मिनिमम तो खैर इनके ऊपर डिपेंड करता है, बच्चों के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और 10 मैक्सिमम रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में जा सकती हैं, जिसमें आपको डिग्री मिलेगी बीटेक इन सीएससी विथ माइनर इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो ये ध्यान रखिएगा। अब चॉइस फिल करते टाइम भी हमें ऐसे ही ध्यान रखना है कि हमें फिल क्या करना है। जैसे कि पहले नंबर पे डेफिनेटली सब लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चूज करेंगे। अब उसमें आपको माइनर डिग्री भी चूज करना पड़ेगा कि आप अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग नहीं मिल रहा है तो आप माइनर में क्या लेना चाह रहे हो। तो माइनर में आपका अगर लेना है तो आप डेफिनेटली चूज करो, नहीं लेना है तो आप उसे छोड़ के आगे बढ़ो। इसी तरीके से क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक इन इसी विथ माइनर इन एआई एंड डेटा साइंस मैक्सिमम 20 सीट देंगे, और रोबोटिक्स एंड एआई में मैक्सिमम 5 सीट देंगे। और मैकेनिकल में जो है आप अभी आपको पहले ही फॉर्म के टाइम पे ही माइनर चूज करना पड़ता है, बात ध्यान रखना। अभी मैं चॉइस फिलिंग भी करके दिखाऊंगा। तो क्या है कि कंप्यूटर में 240 सीट, इलेक्ट ईसी में 180 सीट, उसमें कुछ सीटें माइनर के लिए भी हैं कि माइनर डिग्री डेटा साइंस में ले लो, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में ले लो। और सीसी में 120 सीट है और मैकेनिकल में टोटल 60 सीट है। और बाकी 30-30 सीट जो है इंटीग्रेटेड एमटेक वाले प्रोग्राम्स में है। तो कुल मिला जुला के टोटल सीट मैट्रिक्स है यहाँ पर, जिसमें 2 ब्रांचेस इस बार बढ़ी हैं, एआई एंड डेटा साइंस। तो ये बात तो ध्यान रखिएगा। अब चूंकि 180 सीट सीधे सीधे बढ़ गई, तो डेफिनेटली बड़ा हाई चांस है कि पिछले साल की तुलना में इस साल और भी ज्यादा लो रैंक तक एडमिशन होने वाला है एलएनएमआईटी में। अभी एलएनएमआईटी का कट ऑफ भी बताऊंगा, जो कि आपको इंटरनेट पे या बाकी के यूट्यूब चैनल पे बड़ा मुश्किल से देखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एलएनएमआईटी में कोई भी किसी भी तरीके का प्रोविजनल एडमिशन या फिर मैनेजमेंट कोटा टाइप से एडमिशन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आप में से किसी को भी किसी भी कॉलेज में, इंडिया के जितने भी काउंसलिंग्स हैं ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स को कवर कर लिया जाए तो अगर आपको किसी भी तरीके की काउंसलिंग में हेल्प की रिक्वायरमेंट है, चॉइस फिलिंग में हेल्प की रिक्वायरमेंट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके रैंक पर कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, कौन सी ब्रांच बेस्ट रहेगी, तो डेफिनेटली आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो।
जिसमें आपको, अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स में इस साल बैठे हो या फिर जोसा के अलावा और भी काउंसलिंग्स में बैठने वाले हो, तो आपके लिए जो बेस्ट प्रोग्राम है दैट इज द कॉम्बो काउंसलिंग प्रोग्राम। और उसके अलावा अगर आप सिर्फ प्राइवेट प्राइवेट देख रहे हो, तो हमने प्राइवेट कॉलेज एडमिशन का भी एक प्रोग्राम बना रखा है, जिसमें हम आपने जितने भी एग्जाम्स दिया होगा या फिर जेई के बेसिस पर जिन जिन अच्छे प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन हो रहा होगा, हम उसमें क्या करेंगे, आपकी फुल सपोर्ट करेंगे ताकि आपको एक बढ़िया कॉलेज एंड बढ़िया ब्रांच मिल जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे क्या कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। और अगर आपको इन प्रोग्राम्स को लेना है, आप चाह रहे हो कि संदीप भैया आपकी टीम मेरी काउंसलिंग करे, आप मेरी काउंसलिंग करो, अगर आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप फटाफट एसटीवीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके इन कोर्सेज को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर का। तो देखो ये जो कॉलेज है इसका फीस काफी काफी ज्यादा है। यहाँ पर अगर आप पूरा देखो तो पूरा बाइफरगेट करके लिखा हुआ है कि कौन से इसमें क्या फीस है। यहाँ पर आप इनकी फीस देख सकते हो, काफी हाई है। अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो 2,82,000 से लेके 2,85,000 जो है पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस पड़ने वाली है। मतलब टोटल टोटल मोटा मोटी जो हम लोगों ने पूरा कैलकुलेट किया कि 4 साल में मिलाकर कितना खर्च होने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का आपका 22 से 23 लाख, 23 लाख मोटा मोटी आराम से खर्च हो जाएगा। और बाकी हॉस्टल एंड मेस वगैरह मिला जुला के जो आपका खर्चा आने वाला है, आराम से 30 लाख प्लस आने वाला है। 30 लाख तक तो आपका खर्चा आने ही आने वाला है टोटल, अगर हम सब कुछ कैलकुलेट कर ले तो। अब इसमें क्या है कि देखो, अगर आप नॉन एसी रूम लेते हो तो 27.36 लाख अप्रोक्स में हो जाएगा। और अगर आप एसी रूम ले रहे हो तो थोड़ा सा प्राइस और बढ़ जाएगा। सॉरी, यहां से कट करना। तो गाइस, अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो काफी महंगा कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो डेफिनेटली महंगा होना ही है। ट्यूशन फीस अगर हम बात करें ट्यूशन फीस की, तो अब तो और भी बढ़ा दिया, 2,82,000 है। और ये जो नए ब्रांचेज स्टार्ट हुए हैं तो उनकी फीस 2,85,000 पर सेमेस्टर है। अब मोटा मोटी बाकी के जो एक्स्ट्रा कॉशन मनी और सेमेस्टर फीस, रजिस्ट्रेशन फीस और फलाना ढिमकाना फीस है, वो तो है ही। तो हमने एक साथ सब जोड़ के लिख दिया है कि टोटल अगर कोई नॉन एसी लेता है, नॉन एसी रूम्स लेता है, तो कितना खर्चा आएगा, तो आराम से 27 से 28 लाख आ जाएगा। और अगर आप एसी लेते हो तो थोड़ा सा चार्ज और बढ़ जाएगा। एसी में क्या है कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पर सेमेस्टर इंक्लूड और हो जाता है। तो कुल मिला जुला के ये कि अगर आप यहां से पढ़ना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 28 से 30 लाख रुपए होने चाहिए यहां से 4 साल का बीटेक करने के लिए। तो काफी महंगा कॉलेज है, आपको देख के लग भी रहा होगा कि भैया फीस तो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ के प्लेसमेंट का, क्योंकि अगर फीस आपने देख लिया तो प्लेसमेंट भी देखना जरूरी है कि अगर प्लेसमेंट बढ़िया हो, आरओआई निकल के आ रही हो, तब तो इतना इन्वेस्ट करें। अदरवाइज भाई साहब इतने महंगे कॉलेज में तो पढ़ने का क्या ही मामला है। अगर इन ईयर ऑफ डेटा के हिसाब से अगर आप देखो तो अभी क्या हुआ है कि 2024-25 के डेटा में 492 में से 421 बच्चे प्लेस्ड हो गए। तो इससे तो आपको ये पता चलेगा कि देखो कितने लोगों ने डिग्री कंप्लीट की, 492, प्लेस कितने हुए, 421। तो परसेंटेज प्लेसमेंट तगड़ा है, परसेंटेज प्लेसमेंट आपको तगड़ा देखने को मिलेगा 85.5% का, जिसमें मैकेनिकल ब्रांच भी इंक्लूडेड है। तो मैकेनिकल ब्रांच और बाकी ब्रांच होने के बाद ही 85.5% का परसेंटेज प्लेसमेंट है। तो दैट्स अ फाइन। वैसे भी बाकी के जो 3 ब्रांच हैं वो तो टॉप के ही हैं, कंप्यूटर, सीसी और ईसी, इन तीनों में तो प्लेसमेंट होता ही होता है। थोड़ा बहुत मैकेनिकल में ज़्यादातर कॉलेजों में परसेंटेज प्लेसमेंट के मामले में थोड़ा पीछे है। इस साल की जो मीडियम सैलरी है 12 लाख है। मतलब 421 में से आधे बच्चे लगभग लगभग ऐसे होंगे, तुम ऐसे समझ लो कि 210 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी सैलरी 12 लाख से कम होगी, और 210 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी सैलरी 12 लाख से ज्यादा होगी। अब देखो जो 12 लाख से कम सैलरी वाले हैं उनके लिए तो आरओआई का डेफिनेटली लंगड़ पड़ गया, क्योंकि फीस उन्होंने सबमिट करी 28 से 30 लाख और जॉब लग रही है 8-10 लाख 6 लाख की। और हाँ, जिनकी 12 लाख से ज्यादा है उनके लिए तो डेफिनेटली आरओआई के टर्म में बात करूं तो कॉलेज बढ़िया है ही। पिछले साल जो है मीडियन सैलरी 9 लाख थी, और उसके पिछले साल मीडियन सैलरी 11.3 एलपीए के आसपास थी, जो कि ठीक ठाक है। अगर 500 लोगों की मीडियन सैलरी अगर इतनी आ रही है तो नॉट बैड। अब अगर अपन बात करें ब्रांच वाइज प्लेसमेंट की या हाईएस्ट पैकेज के बारे में, या मीडियन सैलरी के एवरेज सैलरी के बारे में, तो 2025 में हाईएस्ट पैकेज 1.25
करोड़ का गया हुआ है और एवरेज पैकेज 13.36 LPA का गया है। तो ठीक है, एवरेज पैकेज भी ठीक है और हाईएस्ट पैकेज देखो, सिर्फ हाईएस्ट पैकेज देख के तो प्राइवेट कॉलेज में भागना ही नहीं चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ। बाकी कितने बच्चे, ध्यान रखना ये लोग ना प्लेसमेंट में फुल टाइम प्लस इंटर्नशिप सब कुछ जोड़ जाड़ के बताते हैं। अगर इनका फाइनल ईयर वाला बच्चा की इंटर्नशिप लग गई, मान लो कहीं 3 महीने की भी लग गई, तो ये दिखा देंगे कि भाई साहब प्लेस्ड। तो टोटल मिला जुला के 421 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं और प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर कितने किए थे, तो भले यहाँ पे डेटा तुम देख रहे हो कि 421 प्लेस्ड हुए हैं, 492 ग्रेजुएट हुए थे, 492 में से मात्र 460 लोग प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किए थे। तो उस हिसाब से इन्होंने जब परसेंटेज प्लेसमेंट निकाल के आया तो निकाला तो बड़ा खतरनाक परसेंटेज प्लेसमेंट है, दैट इज द 93% का प्लेसमेंट, जो कि बड़ा अच्छा है। हम ब्रांच वाइज डेटा देखते हैं क्योंकि मेन तो ब्रांच वाइज है कि अगर मैं मैकेनिकल में जा रहा हूं भाई साहब तो मैं सीएससी का प्लेसमेंट का डेटा देख के क्या ही बहुत बड़ा खुश हो जाऊंगा। तो अगर सीएससी की बात करें तो सीएससी में एवरेज पैकेज 14 लाख का है, हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ से ज्यादा का है, मीडियम सैलरी 12.5 लाख का है। सीसी में भी कम्युनिकेशन कंप्यूटर में भी अच्छा खासा एवरेज पैकेज है, मीडियम सैलरी भी 12 है और हाईएस्ट पैकेज भी आधे करोड़ से ज्यादा का है। और इसी में भी हाईएस्ट पैकेज 31 का है, एवरेज 12 के आसपास का है, मीडियम 10 के आसपास का है। और यही 3 ब्रांचेस थोड़ा सा मशहूर है। मैकेनिकल में तो ना तो अच्छा, ना तो हाईएस्ट अच्छा रहा, ना एवरेज अच्छा रहा और ना ही मीडियम अच्छा रहा। तो मैकेनिकल में तो आरओआई भाई साहब आपकी नहीं निकलने वाली है, अब आपकी चॉइस। और दूसरा मैं फिर यही बोलता हूं, देखो अगर ईसी में तुम पढ़ रहे हो तो ईसी में 5 साल में तो तुमने और पैसा 30-35 लाख से मतलब 35 लाख से लगभग लगभग ज्यादा ही आपने लगा दिया है। तो उसमें भी हाईएस्ट पैकेज इसी में 9 लाख का रहा, एवरेज पैकेज 7.8 लाख का रहा और मीडियन 8 लाख का रहा। मेरे हिसाब से तो भाई साहब वर्थ इट नहीं है। हाँ, अगर कोई सीएससी इंटीग्रेटेड में जाना चाह रहा है तो जा सकता है। अभी एवरेज पैकेज 20.68 देख के खुश मत हो जाना भाई, ये बड़ा कम बच्चों का डेटा होगा ना, इंटीग्रेटेड में बड़े कम बच्चे होते हैं। अब बड़े जैसे अगर तुमको इसको महसूस करना हो तो मैं यहाँ LNMIT के उस पे दिखाता हूँ। यहाँ पे जाओ तो मैं महसूस कराता हूँ कि 20 लाख का एवरेज पैकेज देख के खुश मत हो जाना। देखो ध्यान से देखो, बच्चे कितने थे जो ग्रेजुएट हुए, 16, उसमें से प्लेस कितने हुए, 15, बिल्कुल बात है। अब यार देखो 15-16 लोगों में जो मीडियम सैलरी आई वो 9 लाख के आसपास की निकल के आई। अब 10 लोगों का एवरेज सैलरी 20 लाख आ भी जा रहा है तो बहुत ज्यादा इसको देख के खुश मत हो जाना कि अरे बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। एमटेक में तो ज्यादा बढ़िया प्लेसमेंट है, बीटेक सीएससी में तो एवरेज पैकेज 14 का है, एमटेक सीएससी में एवरेज पैकेज 20 का है, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मीडियन लगभग लगभग दोनों का सेम निकल के आ रहा है, जबकि ये वाला ज्यादा बेहतर है। मैं बता रहा हूं क्यों ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा डेटा सेट का एवरेज इतना आ रहा है। यहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम है, 8-10 लोग हैं। अगर उसमें से भी एक की 55 लाख की जॉब लग गई है तो मीडियम सैलरी मतलब तो एवरेज सैलरी तो अपने आप ऊपर भाग जाएगी। ये थोड़ा सा गणित है, तुम अगर थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे तो समझ जाओगे। एनीवेज 2024 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें भी हाईएस्ट पैकेज आधे करोड़ से ज्यादा का था, एवरेज सैलरी 11 लाख से ज्यादा का था, कुल मिला जुला के 85% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। तो ये डेटा भी मेरे को ठीक ठाक ही लगा और होना भी चाहिए क्योंकि सारी अच्छी ही ब्रांचेज हैं। और यहाँ पर ब्रांच वाइज देखोगे तो ब्रांच वाइज भी ठीक ठाक है। अब इसमें भी ब्रांच वाइज देखो, सीसी में 8.5 का रहा, ईसी में 10 लाख का मीडियम सैलरी रहा और सीएससी में भी 10 लाख का मीडियम सैलरी रहा और हाईएस्ट पैकेज का डेटा यहाँ पर तुम देख सकते हो। बाकी ये इंटीग्रेटेड एमटेक का है। तो कुल मिला जुला के अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं तो जिन लोगों की जॉब 10 से कम की लग रही है उनके लिए तो बड़ा ज्यादा वर्थ इट नहीं है, उनकी आरओआई तो नहीं निकल पाएगी। लेकिन हाँ, जो आराम से 15-20 की जॉब निकाल के लेके आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 10+ भी लेके आ रहे हैं तो ठीक है। मतलब इनिशियल एंट्री लेवल पर अगर आपने 25-30 लाख खर्च भी कर दिया तो अभी एंट्री लेवल पर ठीक है, आप 1-2 साल में अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे। एनीवेज बाकी 2023 का डेटा आप यहां पर देख सकते हो, दैट्स एवरी मतलब काफी ठीक ठाक है। बस ये ध्यान रखना मैकेनिकल में ही जो है इन मैकेनिकल में जो एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज है वो या मीडियम सैलरी है वो अप टू मार्क नहीं है। तो अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए ही तो आप देख सकते हो कि ठीक है यार मैं एक बढ़िया कॉलेज में जाके पढ़ना चाह रहा हूँ,
मेरी रैंक बड़ा लो है, क्योंकि ऑब्वियसली लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। बट मैं प्राइवेट कॉलेजों में मैकेनिकल सिविल वगैरह में ज़्यादातर रिकमेंड करता भी नहीं हूँ, क्योंकि प्लेसमेंट्स वगैरह थोड़ी सी कम है। बाकी तो यहाँ का मैकेनिकल भी अच्छा है, और इन लोगों ने रोबोटिक्स वगैरह में भी मतलब रोबोटिक्स वगैरह की स्पेशलाइजेशन डाल रखा है इन रोबोटिक्स की, तो वो तो और भी बढ़िया है। नेक्स्ट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस सेशन। अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो देखो ऑलरेडी इनका फॉर्म भरा जा रहा है, अभी आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के बाद से आपको क्या कर देनी है, उसकी चॉइस फिलिंग कर देनी है। अब वो बहुत सारे राउंड्स कराएंगे, मल्टीपल राउंड्स कराएंगे, और लास्ट में स्पॉट राउंड भी कराते हैं, जो कि ऑफलाइन जाके होता है। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, जैसे मान लो अभी तुम फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भर दिया, चॉइस फिलिंग कर दिया, फॉर्म भर दिया, चॉइस फिलिंग कर दिया, उसके बाद क्या होगा, एक कट ऑफ डिक्लेयर करेंगे, और कट ऑफ डिक्लेयर करने के बाद आप लोग को मेल या मैसेज या वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन आएगा, जो जो लोग एलिजिबल होंगे राउंड 1 में, कि हम आपको क्या कर रहे हैं, सीट ऑफर करना चाह रहे हैं। मतलब हम आप जैसे उन लोगों ने निकाल दिया कि 90 पर, जैसे बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया 2000 रुपए का, अब उसमें से उन्होंने बोला कि हाँ भाई हम 90% प्लस वालों को ले रहे हैं इसमें, तो 90% प्लस वालों को अब बोलेंगे कि ठीक है, अब आप क्या करिए, 25,000 रुपए जमा करिए, फिर आप पहले राउंड में प्रवेश कर पाएंगे। अच्छा, ये 25,000 रुपए मान लो अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो ये रिफंडेबल है, और अगर आपको मिल जाता है तो एडजस्टेबल भी है, आपके फीस में आगे चल के एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी क्या करोगे, आप फॉर्म भरोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, उसके बाद कट ऑफ आएगी, अगर कट ऑफ के अंदर आप हो तो आपसे 25,000 रुपए लिए जाएंगे। जो लोग 25,000 रुपए जमा करेंगे सिर्फ वही एक्चुअली काउंसलिंग में बैठेंगे, राउंड 1 में बैठेंगे। और उसके बाद से क्या होगा, राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। जब राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, तो राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद से होगा क्या, आपको अगर सीट मिलती है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी, 3 लाख क्या समथिंग समथिंग, जितना भी ये सीट एक्सेप्टेंस फीस बोलेंगे वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो राउंड से बाहर हो जाओगे। अगर मान लो आपने 25,000 रुपए जमा कर दिए, उसके बाद राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद भी आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, आप वेटिंग में रहोगे, नेक्स्ट राउंड में ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। अच्छा, अगर मान लो आपको सीट मिल गई और आपको नीचे की सीट मिल गई, नीचे वाली सीट मिली, आप ऊपर जाना चाह रहे हो तो आप ऊपर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल में जो चॉइस फिलिंग वाली बात होगी, मतलब नेक्स्ट राउंड में भी आप पैसे जमा करो, नेक्स्ट राउंड में आप चले जाओ, और नेक्स्ट राउंड में अगर आपको कोई बेहतर सीट मिलती है, आपके चॉइस प्रेफरेंस के हिसाब से अगर कुछ बेहतर सीट मिलती है, तो डेफिनेटली अगले राउंड में आपको बेहतर सीट के लिए क्या कर दिया जाएगा, आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। और जैसे ही बेहतर सीट मिलेगी, ये सीट हट जाएगी, ये सीट कैंसिल हो जाएगी, और वो सीट आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाजुला के यही काउंसलिंग का प्रोसीजर है, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर आपको सीट मिल गई और आपने पैसे ही नहीं जमा किए, सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं जमा किए, तो आप काउंसलिंग से बाहर हटा दिए जाओगे, काउंसलिंग से किक कर दिए जाओगे। बाकी के जो नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और एक बार आपने जो चॉइस फिलिंग कर दिया, भाई साहब चॉइस फिलिंग आपने कर दिया, उसके बाद उसको चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं दिया जाएगा। तो ये टोटल इनका काउंसलिंग प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ का। तो देखो, ये लोग जनरली कट ऑफ रिलीज नहीं करते हैं, ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर जाके इनके देखो कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ अगर ये दिखा रहे हो तो नहीं दिखाएंगे। लेकिन अब चूंकि एलएनएमआईटी में मैं हर साल बच्चों का एडमिशन कराता हूं, और इस टाइम पर जाने मेरे कितने बच्चे होंगे, और मैं तो हर साल इस कॉलेज के काउंसलिंग को बहुत बारीकी से देखता हूं, तो मैं तुम्हें लास्ट ईयर के स्पॉट काउंसलिंग का डेटा बता रहा हूं कि क्या हुआ था, लगभग लगभग इसी के आसपास, क्योंकि स्पॉट में अपने स्टूडेंट्स गए हुए थे। तो कंप्यूटर साइंस जो है 96.3 परसेंटाइल के आसपास में मिल गया था। जो सीसी था 94 तक, लास्ट 94 प्लस पे मिल गया था। और ईसी जो था 93 से नीचे नहीं आया था, इसके ऊपर ही चल रहा था। और मैकेनिकल 92 प्लस के ऊपर चल रहा था, 92 के आसपास में चल रहा था। तो अगर आपकी परसेंटाइल इसकी इसी के आसपास है तो आप बिल्कुल क्या करिए, बैठिए, चांस है कि मिल जाएगा। लेकिन ये स्पॉट का डेटा है, तो डेफिनेटली राउंड 1 राउंड 2 में आपके पास इससे बढ़िया परसेंटाइल होनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार चूंकि ब्रांचेज बढ़ गई हैं, तो कट ऑफ थोड़ा लो जाने की पॉसिबिलिटी है। एक बार आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप इसी के इर्द गिर्द इसके प्लस में चल रहे हैं, या थोड़ा इसके डाउन में भी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके 2,000 रुपये लगा के आप देख सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस। तो कट ऑफ का एक मोटा मोटी आपको आइडिया दे दिया कि अगर आप स्पॉट तक ट्राई करते हो तो कई बार इस रैंक पर भी मिला है, और मिलने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पर, चॉइस फिलिंग कैसे करना है। सर हमने फीस देख लिया,
सर हमने प्लेसमेंट देख लिया, सर हमने काउंसलिंग का रूल देख लिया, अब चॉइस फिलिंग करना आप मेरे को बता दो। तो देखो यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन्होंने बता दिया है, मिनिमम आपको एक तो डालना ही पड़ेगा, मैक्सिमम आप जितना चाहो उतना डाल सकते हो। अब आपके सहूलियत के लिए मैं बता दूं कि जब आप काउंसलिंग करना, आगे जितनी भी काउंसलिंग करना, उसमें सिर्फ वही वही ऑप्शन चूज करना जो आप ले सकते हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मान लो आपने मैकेनिकल डाल दिया और आपको लेना नहीं था, आपने 5 ईयर वाला कोर्स डाल दिया, आपको लेना नहीं था, बाद में चल के पता चला कि नहीं नहीं वो कोर्स तो अच्छा ही नहीं है। तो अगर आपको लेना नहीं है तो आप क्या सोचोगे, वो बोलेंगे कि पैसे जमा करो 3 लाख रुपए, आप बोलोगे नहीं लेना ही नहीं है तो मैं पैसे क्यों जमा करूं। अब अगर आप पैसे नहीं जमा करोगे तो आपको काउंसलिंग से बाहर भगा देंगे। हो सकता था कि पहले राउंड में आपको सीएससी 5 ईयर मिला, अगले राउंड में कोर्स सीएससी मिल जाता या कोई और ब्रांच मिल जाता, एआई मिल जाता, लेकिन आपने पैसे ही नहीं जमा किए तो आप काउंसलिंग से बाहर चले गए। उससे बढ़िया सेफ ऑप्शन क्या होता कि आप सिर्फ उतना ही डालते जितना जो जो आपको लेना है। अगर वो मिल गया तब तो ठीक है, हम पैसे जमा करेंगे, नहीं मिला तो हम अगले राउंड में ऑटोमेटिक चले जाएंगे, इसमें कोई हमारा सर का हेडक ही नहीं रहेगा। और अगर मान लो आपको नहीं लेना है, आपने पैसे जमा कर दिए और पता चला अगले राउंड में अपग्रेड ही नहीं हुआ, तो ये पैसा जो है ऑब्वियसली आप रिफंड के लिए अप्लाई करोगे। और जब रिफंड के लिए हम अप्लाई करते हैं तो कहानी क्या होती है, ये पैसा जो है अगले 1-2 महीने के लिए आराम से ब्लॉक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने उनके खाते में पैसे डाला, 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया और उसके नेक्स्ट दिन वो मेरे खाते में वापस पैसे भेज देंगे। ऐसा नहीं होता रिफंड पॉलिसी में, ऐसा नहीं है कि तुरंत तुरंत इमीडिएट आपको पैसे आ रहे हो ज्यादातर काउंसलिंग के। तो ये बात ध्यान रखना, पैसे ब्लॉक होने की पॉसिबिलिटी रहती है अगले 1-आध महीने तक की। और 3-4 लाख रुपए भाई बहुत अच्छे खासे अमाउंट है, तो काई को अपना फालतू का पैसा फंसाना, भाई आराम से स्मार्टली चॉइस फिलिंग करोगे तो कभी भी नहीं फंसोगे। कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे और बढ़िया रिजल्ट निकाल के लेकर आ पाओगे। और एसटीबीसी का यही तो फायदा है, कहां कब कैसे पैसे लगाने हैं। देखो सिर्फ पैसे होना ही बड़ी बात नहीं है, आपको पैसे लगाना भी आना चाहिए, सही जगह पर पैसे लगाने आना चाहिए। और ये खासियत है एसटीबीजी में। हम क्या करते हैं कि कहां पैसे लगाने हैं, कहां अवॉइड करना है, कौन सी ब्रांच डालने हैं, कौन सी ब्रांच अवॉइड करना है, क्योंकि हमारे पास पिछले कई सालों का डेटा है, एक बढ़िया स्टडी है। और उस डेटाबेस के हिसाब से हम बच्चों को बहुत बेस्ट वे में गाइड कर पाते हैं। तो देखो अगर कैटेगरी 1 किसी को डालना हो तो डेफिनेटली वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डालेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है अपनी सीएससी रहने वाली है। दूसरी जो है सीएससी ऑनर्स, बीटेक ऑनर्स इन सीएससी, स्पेशलाइजेशन जो है हमारा एआई एंड डीएस रहने वाला है। तीसरा है अब प्रेफरेंस, अगर आपका मन है कि ठीक है यार, अगर हमको कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में रोबोटिक्स भी मिल गया, जैसे ये वाली जो ब्रांच में बोल रहा था कि हर ब्रांच का इन्होंने क्या बना रखा है, स्पेशलाइजेशन बना रखा है। हर ब्रांच के 3 स्पेशलाइजेशन है, एक तो एआई एंड डीएस है और दूसरा रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है। अगर आपका मन कर रहा है कि सीएससी के साथ आप रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ले सकते हो अगर आपका मन कर रहा है कि रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ले सकते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट पर आ जाओ। फिर नेक्स्ट में हमने डाला है बीटेक एआई एंड डेटा साइंस, कैटेगरी 2 में हमने डाला है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रेफरेंस है क्योंकि एआई एंड डेटा साइंस खुद ही एक स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमने डाला है बीटेक इन एआई। अब इसमें एक ही प्रेफरेंस है क्योंकि ऑलरेडी ये खुद ही स्पेशलाइज्ड है। उसके नेक्स्ट में हम लोगों ने डाल रखा है कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसमें क्या है कि फर्स्ट है communication and computer engineering, btech honors in cc with specialization in ai and ds। उसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस क्या है, कोर सीसी। उसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस आपका मन है डालना है तो डालो, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन नहीं तो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट हमने डाला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसमें भी फिर वही है कि फर्स्ट हम डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी कोर के बजाय। अगर आपको कोडिंग पसंद है, क्योंकि ज्यादातर कोर की देखो ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजों में अगर आईआईटीज एनआईटीज और बिट्स की बात हटा दिया जाए तो अब क्वालकॉम हो गया, इंटेल हो गया, एनवीडिया हो गया, जो माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली जो कोर कंपनीज हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन की कोर कंपनी है जो तगड़ा पैसा देती है, वो ज्यादातर नहीं आती हैं। यहाँ पर मैकेनिकल का बच्चा भी मैं देखता हूँ ज्यादातर कोडिंग करके प्लेसमेंट ले रहा है, इसी वाला भी ज्यादातर बच्चा कोडिंग करके प्लेसमेंट ले रहा है। हाँ अगर किसी का कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में मन है, इंटरेस्ट है तो अलग बात है, पर ज्यादातर बच्चा कोडिंग कर रहा है। अब अगर तुम्हारा मन कोडिंग का ही है तो तुम एआई एंड डेटा साइंस ले लो, उसके बाद सेकंड में डालो ईसी। उसके बाद तुम्हारा मन करे तो तुम यहाँ पे रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन डाल सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस है, अदरवाइज स्किप इट।
नेक्स्ट आता है अपना फिर मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में भी हमें स्पेशलाइजेशन, अब चूंकि बात कोडिंग की ही चल रही है, ज्यादातर बच्चा, अगर तुम प्लेसमेंट ही चाह रहे हो, अगर मैकेनिकल में कोर इंटरेस्ट हो, तो तुम्हें फिर ये स्पेशलाइजेशन इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन लेना चाहिए और या मैकेनिकल लेना चाहिए। लेकिन अगर तुम कोडिंग करना चाह रहे हो तो तुम माइनर ले सकते हो मैकेनिकल डिग्री के साथ, माइनर इन एआई एंड डेटा साइंस। ध्यान रखना, ये ऑनर्स की डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, स्पेशलाइजेशन कराएगी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की, लेकिन मैकेनिकल के साथ इसमें आपको मिलेगा एक माइनर डिग्री एआई एंड डेटा साइंस की। सब में ध्यान रख देना, ये ऑनर्स की डिग्री है सीएससी की विथ स्पेशलाइजेशन इन एआई एंड डेटा साइंस, लेकिन यहां पर आपको माइनर डिग्री मिलेगी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की। ये थोड़ा सा फर्क है, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में यहां पर क्या चल रहा है। तो कुल मिला जुला के मैंने जो एक आपको चॉइस फिलिंग बताई है कि टोटल 5 से 6 कैटेगरीज हैं। हाँ, अगर आपका मन कर रहा है कि हमको इंटीग्रेटेड भी डालना है तो आप इंटीग्रेटेड डाल सकते हो, लेकिन मैं तो कहूंगा सिर्फ लिमिटेड ऑप्शन डालना। कट ऑफ मैंने बता ही दिया है, उससे आपको समझ में आ गया होगा। लिमिटेड ऑप्शन डालना, जितना लेना हो सिर्फ उतना ही डालना, अननेसेसरी मत डालना। कहीं भी कॉलेज भागे नहीं जा रहा है, अगर आपके पास रैंक है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। सेमी रैंक पर थापर भी मिल जाएगा, इनफैक्ट इससे लो रैंक पर थापर मिल जाएगा, इससे लो रैंक पर जेपी मिल जाएगा, इससे लो रैंक पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास पैसा है और आपकी रैंक ठीक ठाक है तो ऐसा कोई भागा नहीं जा रहा है, आपको थोड़ा सावधानी से भरना पड़ेगा अल्टीमेटली। क्योंकि क्या है ना, बाद में जाके जब तुम्हें रियलिटी पता चलेगी या बाद में तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा तो तुम्हारे पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। तो स्मार्टली खेलना ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब हम प्रोसेस को एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर मैं प्रोसेस को एक बार फिर से रिपीट करूं तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे 15 मई से पहले। उसके बाद चॉइस फिलिंग करोगे अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पर, और अगर डाउट हो तो आप मेंटर से बात कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कट ऑफ आएगी, और कट ऑफ आने के बाद अगर आप एलिजिबल होते हो या शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको 25,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल है। उसके बाद से क्या होगा कि जो लोग पेमेंट करेंगे वो राउंड 1 में बैठेंगे और राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद जिनको सीट मिलेगा वो सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करेंगे, और जिनको सीट नहीं मिलेगा वो नेक्स्ट राउंड का सीधे सीधे वेट करेंगे। तो अगर आपको सीट मिल जाता है तो आप सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करिए, और सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करने के बाद आप फिर बेटरमेंट के लिए नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट राउंड में चलेंगे। अगर नेक्स्ट राउंड में फिर नया कुछ मिलता है तो कोई बात नहीं, अपन उसके नेक्स्ट के लिए वेट करेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो आप ऑटोमेटिक नेक्स्ट पर चले जाओगे। तो इस तरीके से मल्टीपल राउंड्स होंगे जब तक इनकी सीटें फिल अप नहीं हो जाती हैं, और ये सब होने के बाद भी लास्ट में एक स्पॉट राउंड होता है बची खुची सीटों को भरने के लिए, और वही स्पॉट राउंड का डेटा मैं तुम्हें दिखाया था। तो एनीवेज ये पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर है जो मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत बढ़िया ढंग से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। जिसको ना समझ में आया हो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताया। नेक्स्ट इस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो वो बता देना, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं लिया है, भाई साहब हमेशा फायदे में रहोगे। ये लिखित में दे सकता हूं कि अभी तक जिन लोगों ने मेरा प्रोग्राम ज्वाइन किया है, पिछले सालों का पूरा एक डेटा, एक हिस्ट्री है कि जिसने भी काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है उसमें से मैक्सिमम लोगों को फायदा हुआ है। 99% का सिलेक्शन रेशियो है एसटीबीजी में। ऑलमोस्ट जितने लोग आते हैं जो उनके रैंक पर बेस्ट बन पड़ता है हमसे, हम लोग वहां एडमिशन जरूर करा देते हैं। तो बच्चों पार्टी टेंशन मत लेना, और पूरे YouTube पर STBC इज द वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको IITians एंड IITians एंड बेस्ट कॉलेजों के मेंटर्स मिलते हैं। जितने भी मेंटर्स हैं हमारे सारे के सारे इंजीनियर्स हैं, और जैसे ही आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हो आपको एक डेडिकेटेड मेंटर 24 से 48 घंटे में असाइन हो जाता है। आपकी 1-to-1 पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग होती है। अब प्राइवेट हो गया या कॉम्बो हो गया, उसमें तो जनरली मेरे सेशंस लगते हैं, और कॉम्बो में तो स्ट्रेटेजी भी मैं ही बनाता हूं। अनलिमिटेड कॉल एंड व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिल जाता है, और कंप्लीट सपोर्ट टिल लास्ट राउंड आपको मिलता है। हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में स्पॉट राउंड तक हम लोग क्या करते हैं, अपना बेस्ट एफर्ट लगाते हैं, और साथ ही साथ आपको एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जिसका भी डेट आ रहा होता है, डेडलाइंस आ रही होती है, रिजल्ट आ रहा होता है, सब कुछ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम क्या कर रहे होते हैं, आप तक अपनी बातें पहुंचा रहे होते हैं। तो जितने भी लोग हैं फटाफट क्या करिए, आज ही डाउनलोड करिए STBC अकेडमी ऐप और हायर करिए अपना एक पर्सनल काउंसलर। चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। These are the some expert counselor of STBC। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक्स अ लॉट।